हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट। तो गाइज, आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू सब्जेक्ट का न्यू वीडियो ला रहा हूँ, जो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सेमेस्टर 6 का, जैसा कि कल गर्ल्स लोग का एग्ज़ाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, और जो परसों मतलब कि 12 तारीख को आपका बॉयज लोग का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और बहुत ही शानदार से बताऊंगा। बस वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा। लेकिन हाँ, जो भाई बहन अगर चैनल पर नहीं है तो पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज पहले मैं आपको आज चैप्टर बाय चैप्टर समझा दूंगा, इसको कोर्स बता दूँ। उसके बाद फिर मैं आज पहला चैप्टर का इसमें आंसर बताऊँगा। जो देखिए आज मैं जो मेन रहेगा वही बताऊँगा। ठीक है, वही आपको अच्छा लगे तो आप नोट्स भी कर सकते हैं उस चीज़ को, या मेरी वीडियो को देख के या सुन के याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय भी नहीं लाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, कि ना तो फिर वीडियो लंबी हो सकती है, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 राजनीतिक विज्ञान डिसिप्लिन एक्सप्रेशन कोर्स का डीएससी का वैश्वीकरण की समाज मतलब अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन सामग्री इकाई से 3। ठीक है, पहले हम चर्चा कर लेते हैं वैश्वीकरण की समझ। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा इकाई 1 में क्या क्या है। इकाई 1 में आपका वैश्वीकरण के बारे में बताया गया, इसमें अर्थ और वाद विवाद। बी में आपका आयाम आर्थिक राजनीतिक तकनीकी और संस्कृति। तो मैं आपको आज इकाई 1 कंप्लीट करवाऊंगा और इकाई 2 की भी जल्दी ही आपके सामने अच्छी वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल समझा के, जो मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, फिर इकाई 3 में आप आइए तो इकाई 3 की भी आपको भी जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको मेन क्वेश्चन बता दूंगा वो आपको करना है, और 100% चांस है गाइज कि वो जरूर आएगा। ठीक है, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को बस समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है वैश्वीकरण। बिल्कुल मैं आपको बुक से बता रहा हूँ, ड्यू की सोल की बुक से बता रहा हूँ। ये नहीं कि आपको मैं अलग से नोट्स बना रहा हूँ, अपने मन से फालतू की वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है गाइस। ठीक है, कि मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर और सटीक बुक से दे रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला चैप्टर देखते हैं वैश्वीकरण अर्थ और वाद विवाद। ठीक है, इसमें परिचय क्या है, वैश्वीकरण अर्थ और परिभाषा, वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास क्या है, और वैश्वीकरण का असहमति और विरोध क्या है, वैश्वीकरण का वैकल्पिक दृष्टिकोण, और लास्ट में निष्कर्ष, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न और संदर्भ सूची। देखिए, तो चलिए देखिए परिचय तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, परिचय आप भी पढ़ सकते हो। लीजिए मैं थोड़ी देर में रहता हूँ, 2-4 सेकंड के लिए अपना वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते। चलिए हम बात करते हैं पहले वैश्वीकरण। जो वैश्वीकरण है अर्थ और परिभाषा, हम इसमें आपको क्वेश्चन भी बना कर देंगे, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप आराम से सुन सकते हो। ठीक है, देखिए पहला हमारा आ रहा है टॉपिक वैश्वीकरण। बात मतलब क्वेश्चन आ गया, वैश्वीकरण क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा लिखिए, यह आपका क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम इसका आंसर बताते हैं आपको। तो देखिए आपको ऐसे लिख रहा है, और गाइज हाँ, हेडिंग देख के आपको पॉइंट में ही लिखना है। जितना आप पॉइंट में लिखिएगा उतने आपके अच्छे मार्क्स बनने की 100% चांस है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकोगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक बार और क्वेश्चन बता दूँ। देखिए जैसा कार्य क्वेश्चन में वैश्वीकरण क्या है, इसके अर्थ और परिभाषा लिखिए। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण, या वैश्वीकरण को आप भूमंडलीकरण भी कह दीजिए या वैश्वीकरण कह दीजिए। ठीक है, या जगतीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि वैश्वीकृत विश्व लक्ष्य जिसे हासिल किया जाना है मूलतः यह एक आर्थिक संकल्पना, और परंतु इसके राजनीतिक सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी आयाम भी है। ठीक है, इसके कितने आयाम है। देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है कि वैश्वीकरण के कितने आयाम है, तो हम लिख देंगे वैश्वीकरण के 3 आयाम है। कौन कौन आयाम है, तो राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, ये आपके 3 आयाम है। तो वैश्वीकरण क्या है, देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख तत्व क्या है, ये आपको दूसरा क्वेश्चन। अब इसके लिए वैश्वीकरण को कोई सार्वभौमिक व सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। तो देखिए आप बताते हैं कि वैश्वीकरण से अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं का ना होना, पॉइंट में आपको लिख रहा है पहला पॉइंट, तथा भौगोलिक दूरियों की समाप्ति को माना जा सकता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है। घरेलू बाजार में सक्रिय बाजारी शक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आकर अपनी क्रियाविधि को करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र की पूंजीपति अपने विस्तार हेतु सस्ते श्रम व सस्ते कच्चे माल की तलाश में रहते हैं। तो वर्तमान युग में वैश्वीकरण केवल आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ही संपादित नहीं हो रहा है, बल्कि ये सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिदृश्य से भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि वैश्वीकरण के कारण ही राष्ट्रों की मध्य दूरियाँ सिमटी जा रही है और विश्व बाजार की परिकल्पना मूर्त रूप ग्रहण कर रही है। इसने संपूर्ण राष्ट्रों को एक करके वैश्विक ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की है, जो वैश्वीकरण की इस व्यवस्था में एक आदर्श पूंजीवाद की नव उदारवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन एवं सुरक्षा प्राप्त होता है। तो आपका पहला टॉपिक ये खत्म होता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके परिभाषा क्या है, जिसमें आपका इंक्लूड है। आपको देखिए जैसा मैंने बताया है वहाँ से आपको कर लेना है, और इसका नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स भी बना सकते हैं, या बाकी मेरी आवाज़ तो आपको जा ही होगी, अपने ईयरफोन लगा कर सुन के इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास। अब क्वेश्चन आ गया
कि वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास बताए। तो आपको कैसे लिखना है वो हम बता देते हैं भैया। तो देखिए, वैश्वीकरण की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मत काफ़ी मतभेद है। ठीक है, अधिकांश विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है। कहना क्या चाह रहे हैं कि इसमें अधिकांश जो बहुत सारे विद्वान हैं, तो अधिकतर की जिससे बात बोले हम 100 विद्वान हैं, 100 में से 80% विद्वान कह रहे हैं कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है, और 20% कह रहे हैं कि वो दूसरे कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण अलादीन की चिराग के जिन की तरह एकाएक से 20वीं शताब्दी में है, कि वैश्वीकरण अलादीन के चिराग से जिन की तरह एकाएक से 20वीं शताब्दी में उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको बात बोला 20% लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं फिर, बल्कि इसका सबूत तो प्राचीन काल से ही विकसित होता चला आ रहा है। इतिहासकार साधु व महात्मा तथा राजा तब धन, शक्ति एवं ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज की यात्राएं करते थे। तो इसे ये जो थे है या है वहाँ तक आपको पॉइंट चेंज कर लेना है। ठीक है, पॉइंट पे आपको लिखना है। तो उदाहरण स्वरूप जैसा कि आपको बता दूं कि रेशम मार्ग जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है, जो विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता है तथा आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो वैश्वीकरण का प्रारंभिक चरण माना जाता है। जो ये आपका जो इसमें ये कह रहा है कि जो उदाहरण जो रेशम का मार्ग है जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है, जो विश्व का एक जो बड़े भूभाग को आपस में जोड़ रहा है और आर्थिक रूप से लोगों का जीवन को प्रभावित मतलब जीवन के संकट डाल रहा है लोगों के जीवन को, तो वो वैश्वीकरण का प्रारंभिक चरण माना जाता है। ठीक है, अब मध्यकाल में क्या है तो भाई, तो मध्यकाल में हम सुन ले, तो मध्यकाल आपको हेडिंग ले लेना, उसका लिखना है कि मध्यकाल में भी चंगेज खान और तैमूर लंग के साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को जोड़ा है, जिसे आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप माना जा सकता है। परंतु वास्तविक वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप और अफ्रीकी देशों के मध्य व्यापारिक संपर्कों के विस्तार में देखी जा सकती है। सन 1492 में कोलंबस द्वारा की गई अमेरिका की खोज ने संपूर्ण घटनाक्रम को ही बदल दिया। आगे चलकर 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल के व्यापारियों ने अफ्रीकी, तो देखिए अब क्या हो गया, अब दोबारा हमारा आगे कोलंबस के बाद पुर्तगाली, जो देखिए इसमें क्या कर, जो 18वीं सदी में पुर्तगाल के व्यापारियों ने अफ्रीकी महाद्वीप में अपने व्यापार का प्रसार करते हुए फैक्ट्री की स्थापना कर दी। बताओ, और एशिया अफ्रीका में लैटिन अमेरिका में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी। तो इसी प्रक्रिया का हाई परिणाम यह है कि 19वीं सदी का वैश्वीकरण है जो मुख्यतः औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए इसमें साफ नज़र आ रहा है कि इसमें बात करें औद्योगिकीकरण का प्रक्रिया का संबंध किससे, तो 19वीं शताब्दी से आपको क्वेश्चन बन गया इसमें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कई घरेलू वस्तुओं का उत्पादन किफ़ायती कीमतों पर होता है और निरंतर जनसंख्या में वृद्धि के कारण इन वस्तुओं की मांग सदैव बनी क्या होती है, रहती है। ठीक है, तो महाशक्तियों की व्यापारिक नियंत्रण की चाह समाजवाद के विस्तार के रूप में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैली तथा इससे आगामी वर्षों मतलब आगामी का मतलब आने वाले वर्षों तक कई समस्याएं उत्पन्न हुई। जो कुछ विद्वानों का मत ये भी था कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व वैश्वीकरण का नेतृत्व ब्रिटेन ने किया था और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके पश्चात उसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ने किया था वैश्वीकरण को, बस और कुछ नहीं है। तो ये 20वीं शताब्दी के बाद बता दें कि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूँ थोड़ा कि 20वीं शताब्दी के मध्य में जिस वैश्वीकरण का युग की बात की जाती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार था। देखिए अब जो 20वीं शताब्दी का जो कहा गया है वैश्वीकरण, वो किसके देन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार है। बिल्कुल देखिए गौर से अगर बात सुनिएगा तो आपको पेपर में आराम से लिखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट हमें बहुत अच्छा कीजिएगा, जिससे कि हम और वीडियो बना सकें मोटिवेट होकर। ठीक है, आपके लिए पूरा हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे जिससे कि आप बहुत अच्छा से पढ़ सकें। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में हुई तकनीक विकास नवीन ज्ञान व उत्पादों का विकास से संबंधित था। इस समय हुई अधिकांश वैज्ञानिक खोज का संबंध पश्चिमी राष्ट्रों से था। तो चलिए ये यहाँ तक। अब मैं आपको देखिए दूसरा आता हूँ, वैश्वीकरण के असहमति और विरोध। अब बाद में आपको क्वेश्चन आ गया कि वैश्वीकरण का असहमति और विरोध पर क्या चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण का जो असहमति और विरोध पर चर्चा कीजिए। तो देखिए हम आ जाते पहले आपको हेडिंग डाल दें जैसा कि वैश्वीकरण, फिर उसमें लिखना है असहमति और विरोध। ठीक है, अब देखिए पहला लिख रहे हैं सन 1990 के दशक से लेकर वर्तमान समय तक वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा संदेशपाद व विवादास्पद परिघटना रही है। इस विवाद ने विचार, राजनीतिक व अर्थव्यवस्था के दायरों को वैश्वीकरण के समर्थकों और आलोचकों में विभाजित क्या कर दिया है। जो वैश्वीकरण विरोधी सभी आलोचकों का मत है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विश्व के बड़े शासक अभिजनों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु विश्व बाजार का क्या किया, प्रसार किया। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है, खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है फिर हेडिंग छोड़कर आपको आता है कि वैश्वीकरण के दबावों के अंतर्गत पिछले 30 वर्षों में विकासशील देश की पूंजी बाजारों की संरचना तथा उनका आकार बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुआ है। पूंजी बाजारों से नियंत्रण हटाने पर बल देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक
द्वारा समर्थित संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इसी दौरान क्या हुआ था कि विकासशील देशों ने समायोजन कार्यक्रम लागू किए और विदेशी मुद्रा विनिमय दर से क्या किया, नियंत्रण हटा दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए क्या है कि पूंजीवादी वैश्वीकरण के विरुद्ध संपूर्ण मतलब सारा विश्व में दो स्तरों पर संघर्ष चलाया जा रहा है। तो कौन कौन से दो? तो एक तरफ तो ज़मीनी लाबंदियाँ की जा रही थी, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष कार्रवाई और नागरिक अवज्ञा की विकेंद्रीकृत जन मुहिमें चलाई गई थी। ठीक है, तो कुछ प्रमुख जमीनी स्तर के संगठन इस प्रकार थे, क्या क्या थे? तो आपको लिख रहे थे, क्वेश्चन आ गया कि जो कुछ प्रमुख जमीनी स्तर थे वो किस संगठन के किस प्रकार थे। तो आपको लिख लेना कि कुछ प्रमुख जमीनी स्तर संगठन के निम्न प्रकार के थे। तो आप पहला आपको है कि भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा आपका दक्षिण अफ्रीका में भूमिहीन जन आंदोलन और इत्यादि। तो वैश्विक स्तर पर पीपुल्स ग्लोबल एक्शन नेटवर्क और विश्व सामाजिक मंच के द्वारा वैश्वीकरण के विरुद्ध सक्रिय भिन्न भिन्न शक्तियों का व्यापक विरोध प्रदर्शनों तथा एकजुटता प्रदर्शित करने वाले जन समारोहों में उतारा जाता है। और वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का एक बड़ा माध्यम इंटरनेट और न्यू मीडिया भी है। तो ये आपका कुछ वैश्वीकरण हो गया और कुछ आपको खुद भी पढ़ना है जिससे कि और अच्छा से आपको समझ में आए। ठीक है, तब चलिए अब दूसरे टॉपिक हम बात करते हैं। ठीक है, ये भी आपको खुद थोड़ा पढ़ लेना गाइज, अपना चाहते हो। बाकी मैं आपको मेन टॉपिक बता दूँ जिसका बहुत अच्छा से आपको समझ में। अब चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि वैश्वीकरण का क्या है, वैकल्पिक दृष्टिकोण। अब क्वेश्चन में आपका आ गया क्या कि वैश्वीकरण के वैकल्पिक दृष्टिकोण बताएं या उस पर चर्चा करें। तो आपको यहाँ लिखना है कि वैश्वीकरण के युग में मुक्त व्यापार नीतियों के लागू होने तथा सामाजिक सेवाओं के बढ़ते निजीकरण ने विश्वव्यापी पर्यावरण एवं श्रमिकों के मूल पर पूंजीपातियों के लिए धन की संचय की सुविधा प्रदान की थी। ये आपका पहला पॉइंट। फिर नव उदारवादी वैश्वीकरण जो पूंजीवादी का उच्चतम स्तर है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर ये अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का हर प्रमुख क्षेत्र पर हावी हो गया है। तो क्या है, पिछले दशकों में विशेषता अंतर्राष्ट्रीय निगमों ने राष्ट्रीय सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नियंत्रण बढ़ाया है। जो नव उदारवादी वैश्वीकरण के सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्य निषेधात्मक है। इसकी प्रमुख वैश्विक प्रवृत्तियों में असमानता व गरीबी में वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता व वैश्विक जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सभी नव उदारवादी वैश्वीकरण के द्वारा एकत्र व तीव्र हुए थे और जिसने राष्ट्र व विश्व के प्रत्येक नागरिक के जीवन पर क्या कर दिया, प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया। ठीक है, तो इसी संदर्भ में वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थकों व विचारों द्वारा सुझाए गए विकल्प विश्व के देशों के एजेंडे में सम्मिलित होते हैं। तो आपका वैश्वीकरण के इस टकराव में एक और पूंजीवादी संप्रभुता है जिसका आधार क्या है, विशेषाधिकार व प्रभुत्व है, और वही दूसरी ओर क्या है, वैकल्पिक वैश्वीकरण का विचार है। ठीक है, जो स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों पर क्या करता है, आधारित है। यह विकल्प राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्रवाई की सतत क्या करता है, रणनीति को बताता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब क्या कर रहा है, वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थन। अब देखिए वैकल्पिक क्या हो रहा है, तो वैकल्पिक के बारे में आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक संगठनों की वकालत करते हैं जिसमें सार्वजनिक या श्रमिकों को प्रत्येक स्वामित्व द्वारा उत्पन्न के साधनों का प्रशासन व संसाधन के वितरण में एवं सभी व्यक्तियों का संसाधन तक समान पहुँच के साथ समाज का निर्माण हो। इस विचारधारा के अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि पूंजीवाद अवैध रूप से शक्ति व संपदा को समाज के एक छोटे वर्ग को क्या है, हड़पने की अनुमति प्रदान करता है, जो पूंजी को नियंत्रित करते हैं, जिसे वे शोषण के द्वारा हासिल करते हैं। ठीक है, और जिससे कि एक असमान समाज का निर्माण होता है जो सभी को अपनी क्षमता का अधिकतम करने का क्या होता है, अवसर उपलब्ध नहीं कराता है तथा ना ही तकनीकों व संसाधनों का अधिकतम क्षमता का प्रयोग हो पाता है जिसमें आम जन के हित में भी जुड़े होते हैं। इनके अनुसार विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार की क्या होती है, अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य एक सतत नियोजित लोकतांत्रिक विविध व वास्तविक मुक्त समाज का निर्माण है। तो गाइस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है, उस चीज़ को आपको थोड़ा कॉपी में आपको लिखना है और ध्यान से दिमाग में बैठाना है। ठीक है, आपको पॉइंट में लिखना, पॉइंट में आपको समझना है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, इससे हर एक भाई बहन को हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया निर्माण हो चुका। तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। विकल्पित धारा के समर्थक इस निसारवादी विचारधारा को अस्वीकार कर देते हैं कि वैश्वीकरण का कोई विकल्प नहीं है। इनके अनुसार वैश्वीकरण के कुछ वैकल्पिक विकल्प निम्नलिखित हैं। अब कौन सा वैकल्पिक विकल्प, तो ये देखिए मैं आपको बता दूँ। पहला आपको हेडिंग लिख लेना है, स्थानीय अर्थव्यवस्था। जैसा कि देखिए मैं क्वेश्चन इसमें बना दूँ कि वैश्वीकरण के वैकल्पिक विकल्प कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है वैश्वीकरण के कुछ वैकल्पिक विकल्प निम्नलिखित हैं। पहला आपको हेड लिख लेना है स्थानीय अर्थव्यवस्था, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या रहा है, तो स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रमुख उद्देश्य अपने क्षेत्र संसाधनों और प्राथमिक उत्पाद विनिर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन करना होना चाहिए। बिल्कुल ईजी है। देखिए क्या है स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय में क्या है,
के स्थान के क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को जितने भी लोग हैं, क्षेत्रीय साधनों, प्राथमिक उत्पाद, ये सब आपको लिख देना है, ठीक है। जिसका उत्पादन में स्वयं नहीं कर सकते उसे पड़ोसी अर्थव्यवस्था से हासिल करना चाहिए। लंबी दूरी का व्यापार अंतिम उपाय के रूप में ही होना चाहिए। इसके लिए प्रशुल्क बधाव और कोटा जैसे नियंत्रणों को धीरे धीरे लाना चाहिए। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा निवेश क्या है, तो दूसरा आपका है पूंजी और निवेश। तो स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर पूंजी का बहुत उद्योगों तथा समुदाय के सामाजिक व पर्यावरण की स्थिति को बेहतर करने तथा इसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने वाले निवेश के रूप में होना चाहिए। जो वैकल्पिक धारा के समर्थकों के अनुसार ये मुक्त बाजार द्वारा प्राप्त क्या होता है, नहीं है, क्योंकि यह व्यापक स्तर पर तथा अधिक दूरी के संस्थागत तथा पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। इसके विपरीत दिशा में लाने हेतु तो स्थानीय गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं व्यापक पूंजी प्रवाह को लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाना दोना अनिवार्य है। तो ये आपको कुछ पॉइंट हो गए इसके दूसरे के। अब चलिए हम तीसरे पॉइंट आपको बताते हैं। तो अभी देखिए दूसरा आपको है, ये आपको थोड़ा पढ़ लेना है और अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। इतना पूरा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट में लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका क्या कर रहा है, अनुमान व्यवस्था पर नियंत्रण। वैकल्पिक धारा के समर्थकों को अनुसार निवेश केंद्रित होना चाहिए, ना कि अनुमानों पर आधारित जुआ हो, ठीक है। जो सीमांतों पर वित्तीय व्यापार को हतोत्साहित करना चाहिए एवं उसे सख्ती से विनियमित करना चाहिए, ठीक है। ये आपका अनुमान व्यवस्था पर हो गया। अब आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय निगम। अंतर्राष्ट्रीय निगम में क्या है, तो मुक्त बाजार को प्रोत्साहित करना। विपरीत प्रभाव ये हुआ कि ये निगमों जिसे बाजार में भी व्यापार करते थे उन पर प्रभुत्व बना लेते थे। इस प्रक्रिया ने उस सीमा को भी पार कर लिया। तो ऐसे जो बड़े बड़े बाजार थे, उद्यम थे, ये सब थे, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय निगम में आ जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय निगम ये छोटे मोटे जो भी है आपको लिख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है एकामत अंतिम उपाय ऐसे संगठनों को छोटे प्रबंधन इकाइयों व्यापार नियमित न्यास विपरीत विधान एवं राजकोषीय नीति के माध्यम से तोड़ने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ हो गए तो आपको कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट है सीमित बाजार पहुंच। क्या है, सीमित बाजार पहुंच। तो सीमित बाजार पहुंच में ये आपको देखिए लिख लेना, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर किसी कंपनी का विशेष की बाजार में भागीदारी की सीमा निर्धारित होनी चाहिए और ऐसे बाजार में जहां पर एक कंपनी विशेष का प्रभुत्व है वहां नए उद्योगों का अनुदान, ऋण व सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन सुधार, संसाधनों का सुव्यवस्थित इस्तेमाल तथा चयन के प्रावधान को प्रोत्साहन मिलेगा। ये आपको कुछ हो गया, ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब देखिए फिर आपका चौथा पांचवा पॉइंट है आपका बहुराष्ट्रीय संधि। तो बहुराष्ट्रीय संधि में ये क्या करा आपका, तो वैश्वीकरण के अनुसार ये दृष्टिकोण सतत एवं न्यायोचित विकास के लिए बाधक है, जो वर्तमान में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन और निवेश हेतु प्रस्तावित बहुपक्षीय संधियों के रूप में सामने आया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हो गए, वो आपको बिल्कुल आराम से पढ़ लेना है और आपको लिख लेना। तो ये आपका अब लास्ट इसका चैप्टर का निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष जरूरी नहीं है वैसे लिखना, बाकी देख ले मैं आपको दिखा दूंगा। अगर अच्छा लगे तो आप पढ़ लीजिएगा भी इसको भी अच्छा से। तो गाइस अगर वीडियो बहुत अच्छा भी लग रहा है या नहीं भी लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको जल्दी आपके दूसरे चैप्टर का वीडियो हम आंसर लाएंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था क्वेश्चन वो आपके पास है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण पर असहमति पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका वैश्वीकरण का ऐतिहासिक विकास लिखिए, जैसा कि आपको बता चुका है। वैश्वीकरण का वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या है, जैसा आपको बता चुका है, ठीक है। ये आपको कुछ पढ़ लेना अच्छे से। अब देखिए हम दूसरी बात करेंगे आयाम, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक और संस्कृति। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके सामने लाएंगे। जब तक आप पहला चैप्टर रेडी रखिए आप, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जय, बाय बाय, गुड नाइट।